वेलकम टू ब्राइट एग्रो क्लासेस उदयपुर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ और एमसीक्यूज लेकर आए हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण में शामिल नहीं है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है। इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, जिसे हम नेचुरल एरिया में कंजर्व करते हैं। एक्स सीटू जिसे हम आर्टिफिशियल एरिया में कंजर्व करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है जो इन सीटों के अंदर इंक्लूड नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क किस में आता है, इन सीटों के अंदर आता है। वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सीटों के अंदर आता है। यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी इन सीटों के अंदर आता है। जो यहाँ पे प्राणी उद्यान जूलॉजिकल पार्क या बॉटनिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क जो है वो होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या पूछा है, जो शामिल नहीं है। तो हमारा जो बॉटनिकल पार्क है या जूलॉजिकल पार्क है ये एक्स सीटू के अंदर आते हैं। तो यानी कि ये प्राणी उद्यान जूलॉजिकल पार्क इन सीटू का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रैक्शन के बारे में पूछा गया। क्या पूछा है, एक प्रजाति को लाभ होता है दूसरी प्रजाति को न तो लाभ नहीं नुकसान। ये कौन सा होता है, यानी कि वो इंट्रैक्शन जिसमें से वन स्पीसीज को बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीसीज को नहीं बेनिफिट हो रहा और नहीं हार्म हो रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, कमेंसली तो इसमें क्या होता है, यही होता है, एक को बेनिफिट होता है एक को हार्म नहीं होता। इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शन में क्या होता है, दोनों को ही नुकसान होता है। सिम्बायोसिस के अंदर दोनों को ही बेनिफिट होता है। पैरासाइटिज्म के अंदर एक को नुकसान एक को बेनिफिट। यहाँ पे क्या पूछे, एक बेनिफिट एक को नहीं नुकसान एक को नहीं हार्म। तो इसका आंसर है कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे जलवायु के स्तनधारियों के कान और पेट छोटे होते हैं जिससे ऊष्मा हानि कम होती है। ये नियम क्या कहलाते हैं, यानी कि जो ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों है उसमें जो कान और पेट छोटे होते हैं, यानी ताकि उसमें ऊर्जा की हानि कम हो सके। ये कौन सा रूल है, mammals of colder climate have short ear and foot to minimize heat loss. This is known as Allen rule. तो यहाँ पे जो बर्गमैन का रूल क्या होता है, बर्गमैन का रूल ये कहता है कि जो कोल्डर क्लाइमेट के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो लार्जर बॉडी साइज के होते हैं और वार्म वाले शॉर्ट बॉडी साइज के। एलन ने कहा था जो आउटर एक्सट्रीमिटीज होती कॉइल वाले में शॉर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेटोफोर किसमें सहायक होते हैं। अच्छा, न्यूमेटोफोर जो होता है ये रूट का मॉडिफिकेशन है, जड़ का रूपांतरण मॉडिफिकेशन है। ये किसमें हेल्प करता है, ये जो हेल्प करता है श्वसन रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो न्यूमेटोफोर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। जो वास्कुलर जो होता है ट्रांसपिरेशन बताइए कि इसमें कौन से इफेक्ट किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है और भी स्टेम जैसे होता है। गटेशन जो होता है, गटेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर। गटेशन में भी क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, लेकिन इसमें क्या होता है, लीफ ब्लेड से साइड में एक वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है जिसे कहा जाता है गटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन अक्षांशों का चयन करें जिनमें सबसे अधिक प्रजातियां है। सेलेक्ट द लैटिट्यूड दैट हैव मोस्ट स्पीसीज। अच्छा, लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड मतलब डिस्टेंस, यानी इक्वेटर से अगर डिस्टेंस ज्यादा है, इक्वेटर से डिस्टेंस ज्यादा हो गया, लैटिट्यूड ज्यादा है तो बायोडाइवर्सिटी वहां पे कम होगी, स्पीसीज कम देखने को। अगर इक्वेटर से डिस्टेंस कम है, इक्वेटर से लैटिट्यूड जो है पास में है, डिस्टेंस कम है, तो वहां पे जो होता है उसे क्या कहा, उसका वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मिलती है, वहां पे हमें स्पीसीज जो है ज्यादा देखने को मिलती है। तो सबसे ज्यादा कम डिस्टेंस कौन सा है, लैटिट्यूड सबसे कम कौन सा है, 41 डिग्री। यहाँ पे हमें स्पीसीज जो है ज्यादा देखने को मिलेगी कम वाले पे, क्योंकि डिस्टेंस कम। और बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलेगी 71 पे, बहुत ही कम होगी, यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर 10,000 जूल ऊर्जा आपतित होती है, द्वितीय उपभोक्ता के लिए उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। यहाँ पे क्या होता है ना, क्या पूछा गया, जैसे ये एनर्जी रूल,
ऊर्जा का स्थानांतरण, एनर्जी ट्रांसफर होती है, 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, हमें पता है। बट यहाँ पे पृथ्वी पर 10,000 जूल ऊर्जा आपतित हो रही है, तो उसमें से फर्स्ट इसमें 10% ट्रांसफर होगा, इसका 10% क्या हो जाएगा 1000, जो कौन लेंगे, उत्पादक प्रोड्यूसर हो गए, वो उनके पास जाएगी 10%। फिर नेक्स्ट 10% किसके पास जाएगी, प्राथमिक उपभोक्ता के पास। प्राथमिक उपभोक्ता कितना 100, इसका 10% कौन लेगा, द्वितीय उपभोक्ता, तो द्वितीय उपभोक्ता में क्या हो जाएगा 10, यानी कि 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती इस पे। तो प्लांट कितना लेगा, प्लांट को खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता इसका 10% लेगा, द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता का खाने वाला इसका 10% लेगा, ये कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का कुल उत्पादन जिसमें मापन अवधि के दौरान श्वसन की उपयोग की गई कार्बनिक मात्रा भी शामिल है। टोटल आउटपुट ऑफ photosynthesis including the organic matter used of respiration during period of measurement। क्या पूछा गया है, टोटल ऑर्गेनिक अमाउंट। अच्छा, इसमें जो जीपीपी और एनपीपी, जीपीपी जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है, एनपीपी को नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। जीपीपी और एनपीपी होता है, जीपीपी क्या होता है कि टोटल ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट, प्लांट के द्वारा जो टोटल पूरा ऑर्गेनिक मैटर है जिसमें से रेस्पिरेशन के लिए भी यूज हो रहा है, तो टोटल ऑर्गेनिक मैटर को क्या कहा जाता है, जीपीपी कहा जाता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी किसे कहा जाता है, जो जीपीपी की पूरा जो टोटल अमाउंट है वो जीपीपी, और 10% जो होता है 90% जो होता है रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है, बचा जो 10% होता है वो होता है एनपीपी, यानी कि जीपीपी का बचा हुआ पोर्शन, जीपीपी का रिमेनिंग पार्ट होता है, उसे कहते हैं एनपीपी, कंज्यूमर के द्वारा वो होता है। यहाँ पे इसका आंसर है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो इंसुलिन इंसुलिन में परिपक्व होने पर अलग होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रो इंसुलिन सेपरेटेड इनटू इंसुलिन, प्रो इंसुलिन जो इंसुलिन में मैच्योर होता है, तो इसमें कौन सी पेप्टाइड चेन जो होती है सेपरेट होती है, तो इंसुलिन जब मैच्योर होता है, तो यहाँ पे सी पेप्टाइड, जो सी पेप्टाइड होता है वो उसमें रिमूव हो जाता है, तो इंसुलिन जो मैच्योर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमआरएनए के गैर कोडिंग भागों को क्या कहते हैं, एमआरएनए की गैर कोडिंग भागों को क्या कहते हैं, यानी कि नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ एमआरएनए। डीएनए का जो कोडिंग पार्ट होता है उसे एक्सोन कहा जाता है, डीएनए का जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसे इंट्रोन कहा जाता है। तो नॉन कोडिंग पार्ट को क्या कहा जाता है, इंट्रोन, और कोडिंग पार्ट को क्या कहा जाता है, एक्सोन। म्यूटोन जो होती है यूनिट ऑफ म्यूटेशन की होता है, और रिकॉन जो होता है रिकॉम्बिनेशन। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन, ये किसका क्वेश्चन है, ये जो होता है यूकैरियोटिक के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन है। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो एक कैपिंग होती है, यूकैरियोटिक के अंदर कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, तो ये स्प्लाइसिंग का दे रखा है क्वेश्चन। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, स्प्लाइसिंग में इंट्रोन्स को क्या कर देते, नॉन कोडिंग पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है और एक्सोन्स को ज्वाइन कर दिया जाता है, इसे कहते हैं स्प्लाइसिंग। क्वेश्चन, during recombinant DNA technology the enzyme involved in joining fragment of DNA, यानी कि डीएनए के टुकड़े को जोड़ने में कौन सा एंजाइम शामिल है, डीएनए को जोड़ने में कौन सा एंजाइम होता है, लाइगेज एंजाइम डीएनए को जोड़ने में काम आता है। डीएनए पॉलीमराइज जो होता है, डीएनए का सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए का संश्लेषण करना, उसमें डीएनए पॉलीमरेज जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस इसकी तरह एक करता है, न्यूक्लियस बॉन्ड को तोड़ने में प्रतिबंध, एंडोन्यूक्लियस जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है डीएनए को कट करने का काम करता है, लाइगेज एंजाइम जोड़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of restriction endonuclease, कौन सा प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस का एग्जांपल है, कुछ देखा था इसमें क्वेश्चन। डीएनए लाइगेज डीएनए को जोड़ने का काम करता है, डीएनए पॉलीमराइज डीएनए की सिंथेसिस कराता है,
आरएनए पॉलीमराइज जो होता है आरएनए सिंथेसिस कराता है। तो यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस का उदाहरण है हिंड सेकेंड। हिंड सेकेंड होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एग्जाम्पल है। हिंड सेकेंड को फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहा जाता है। और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है, एक और क्वेश्चन बनता है इसकी नॉमेनक्लेचर, यानी कि जो इसका जो नेमिंग करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कैसे की जाती है। एक और एग्जाम्पल है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इको आर1। इको आर1 जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया जाता है, जैसे ई है किसको डिनोट करता है, ये जीनस को वंश को डिनोट करता है। इसका सेकंड और थर्ड लेटर है वो किसको डिनोट करता है, स्पीसीज को, जाति को। आर जो होता है किसको डिनोट करता है, स्पेन को। और ये जो होता है इसका ऑर्डर को। इस पे क्वेश्चन आया गया था कि जो इसमें आर है किसको डिनोट करता है, तो आर जो होता है स्पेन को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन का वापस रिपीट हुआ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए? डीएनए लाइगेज का फंक्शन टू जॉइन डीएनए फ्रैगमेंट, डीएनए जोड़ने का काम। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर द वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन इकोसिस्टम? एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रजातियों की विविधता के लिए क्या शब्द है? तो इसमें क्या शब्द है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे कि एक तो स्पीसीज है उसमें बहुत सारी काफी वेराइटीज है, काफी विविधता है, तो उसको कहा जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। यानी कि मैंगो की, इंडियन मैंगो की 1000 वेराइटीज है, राइस की काफी वेराइटीज है, यानी कि उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी पे उसको वो कराता है। Which of the following is an example of symbiotic relationship? Symbiotic relation क्या होता है, जिसमें दोनों को भी बेनिफिट होता है, दोनों ही प्रजाति को उसमें बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे यस यस कौन सा है इसमें देखो, प्रेडेटर प्रे का रिलेशन में क्या होता है, एक को बेनिफिट होता है एक को नुकसान। कॉम्पिटिशन में दोनों को भी नुकसान होता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट होता है। कमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट एक को नहीं बेनिफिट और नहीं हाँ। तो इसका आंसर क्या हो गया, म्यूचुअलिज्म। और ये ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होता है म्यूचुअलिज्म के अंदर। नेक्स्ट, which of the following is an example of abiotic factor? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक कारक का उदाहरण है? अच्छा जैविक इसमें क्या होता है, ये जो इकोसिस्टम का है तो उसमें अबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर जो होता है लिविंग के लिए होता है, अबायोटिक फैक्टर जो होता है नॉन लिविंग। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बायोटिक फैक्टर यानी कि लिविंग वाला कौन सा है। टेम्परेचर अबायोटिक है, नॉन लिविंग है। लाइट क्या है, अबायोटिक। वाटर क्या है, अबायोटिक। तो यहाँ पे बायोटिक क्या है, प्रेडेटर, ये बायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट टू मिनट वेट। किसी दिए गए पर्यावरण द्वारा समर्थित एक प्रजाति के अधिकतम व्यक्तियों की संख्या के लिए क्या शब्द है? What is the term for maximum number of individual of a species that can be supported by given environment? क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी को के से डिनोट करा जाता है। और ये जो क्वेश्चन आया है पॉपुलेशन इक्वालिटी पे, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, और कि जैसे कि इसके अंदर एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है उसका जो ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ है जे शेप का ग्राफ बनता है। लॉजिस्टिक के अंदर एस शेप का ग्राफ बनता है। इस पे जो होता है फॉर्मूले पे क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को
आर्ट सिलेक्शन भी कहा जाता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ के सिलेक्शन भी कहा जाता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो रिसोर्स जो होता है वो अनलिमिटेड रिसोर्स होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में रिसोर्स लिमिटेड होता है, तो इनको क्या सिलेक्शन कहा जाता है, इनको आर्ट सिलेक्शन। इनके फॉर्मूले क्या होते हैं जिनके क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि इनके ऑप्शंस में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है बी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन, ये होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला, डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन। यहाँ पे जो आर का मतलब होता है बी माइनस डी, एन का मतलब पॉपुलेशन, आर लॉजिस्टिक ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है के कैरी कैपेसिटी को डिनोट करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, ये होता है लॉजिस्टिक ग्रुप का फॉर्मूला। इस पे क्वेश्चन नेक्स्ट, what is the term for the study of interaction between organism and environment? क्या पूछा है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट, इसको क्या कहा जाता है? जीवों और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे इकोलॉजी कहा जाता है, पारिस्थितिकी कहा जाता है। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी ऑफ पारिस्थितिकी। Next question. Which of the following genetic technique involve use of enzyme to contain? निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक तकनीक डीएनए को काटने के लिए एंजाइम का उपयोग करती है? ये हमें पता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पता ही है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाइजेशन, ये जो होता है डीएनए को काटने के लिए काम आता है। और जो पीसीआर होता है, पीसीआर जो होता है तो क्वेश्चन आगे आएगा, पीसीआर डीएनए की एम्पलीफाई करने के बाद यही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर? पीसीआर क्या होता है? पीसीआर जो होता है डीएनए की एम्पलीफिकेशन करने के लिए यूज होता है, डीएनए की कॉपीज बनाने के लिए, एम्पलीफिकेशन करने के लिए पीसीआर टेक्निक यूज की जाती है। पीसीआर के अंदर जो स्टेप्स होती है, पीसीआर के अंदर 3 स्टेप्स चलती है इसके अंदर। और यहाँ पे जो नेक्स्ट है, जो 3 स्टेप्स कौन सी होती है पीसीआर के अंदर वो भी बता देती हूँ। फर्स्ट जो होता है इसमें डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन होता है। सेकेंड स्टेप इसमें जो होती है एनिलिंग, और नेक्स्ट थर्ड स्टेप इसमें जो होती है एक्सटिंक्शन। डीनेचुरेशन में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर करके डीएनए को डीनेचर कर दिया जाता है, उसके बॉन्ड्स को तोड़। एनीलिंग फिर उसको थोड़ा कम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर कर दिया जाता है। एक्सटेंशन में क्या होता है, जो प्राइमर जुड़ जाते हैं डीएनए जो अलग अलग बन जाते हैं, तो यहाँ पे डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। और पीस ये हमारा आंसर है डीएनए एम्प्लीफिकेशन। और इसके अंदर एक और जो आता है क्वेश्चन कि पीसीआर के अंदर कौन सा पॉलीमराइज यूज होता है? तो पीसीआर के अंदर कौन सा पॉलीमराइज यूज होता है? पॉलीमरेज। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा ऑर्गेनल? हम सबको पता है राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम जो होता है उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम में, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। गोल्गी अपैरेटस का क्या काम होता है कि क्या करता है, जो प्रोटीन और लिपिड इसमें उसका पैकेजिंग करता है, डिलीवरिंग करने में वो हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के एक और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर फोल्डिंग होती है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, इनर फोल्डिंग जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो जो होता है उसे क्रिस्टी कहा जाता है। वहां पे F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं ऑक्सीजन, जो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे राइबोसोम के ऊपर यहाँ पे एक और चीज है, जैसे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम जो होता है 70 टाइप का होता है, यूकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम 30। प्रोकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम में 2 सब यूनिट कौन सी है, 50 एंड
30s। यूकैरियोटिक की दो सब यूनिट कौन सी है? 60s है, 40s। 50, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है 50s में कौन से आरआरएनए कंटेन करता है? 23s 5 बेस आरआरएनए। 30s कौन सा आरआरएनए कंटेन करता है? 60s आरआरएनए। 60s क्या कंटेन करता है? 5 बेस 5.8s। 28s आरआरएनए। 40s क्या कंटेन करता है? 18s आरआरएनए। अच्छा, ओनली ये पूछा जाता है 18s आरआरएनए किसके अंदर होता है? 40s। 16s आरआरएनए को कौन कंटेन करता है? तो यहाँ पे 30s। तो यहाँ पे ये चीज भी हमें याद कर लेनी है। एक क्वेश्चन आया हुआ था पिछला, मैंने इसमें देखा था। और एक तो ये चीजें है सेल के अंदर जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं? ध्यान रखना, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आता है ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूम। ये चीज होगी, ठीक है। यहाँ पे अधिकतर मैंने सारे एमसीक्यूज करवा दिए हैं, काफी सारे। अपनी पुरानी वीडियोस भी काफी आई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और एमसीक्यूज लेके आएंगे। तो आपके एग्जाम बहुत ही पास है अब, तो अच्छे से अच्छी तैयारी करो। ऑल द बेस्ट आप सभी को।